सावरकर जी, उपस्थित माता बहनी और मुझसे अनुरोध किया गया कि मैं आज जो भी मेरा व्याख्यान है वो हिंदी में दूं। संयोजकों को बिल्कुल भी शंका नहीं थी कि मेरी मराठी खराब है और उनको आत्मविश्वास भी नहीं था कि पुणे का व्यक्ति हिंदी में कैसे बात करे। सूरज पश्चिम से उग सकता है लेकिन पुणे का आदमी हिंदी में बात करने लग जाए तो अच्छे अच्छे बचता है। पर खैर, आपने इतना धैर्य दिखाया है तो मैं क्यों पीछे रहूं। आपके इस धैर्य के साथ मैं भी कदम मिलाता हूं और आज जो मुझे अनुरोध किया है उस अनुरोध के अनुरूप मैं आप सबको हिंदी में संबोधित करूंगा। सर्वप्रथम एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, 2008 से दुनिया भर में मंदी चल रही है और ये जो मंदी चल रही है ये बैंकों में काम करने वाले बदमाश लोगों की वजह से चल रही है। किंतु मुझे बहुत खुशी होती है कि हिंदुस्तान में बैंक में काम करने वाले ईमानदार कर्मचारी भी ऐसा अच्छा कार्यक्रम कर सकते हैं। इसलिए मैं पहले सर्वप्रथम आप सबको शुभेच्छा देता हूं और आपने मुझे आप सबको संबोधित करने की एक व्यवस्था उपलब्ध कर दी, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। आज एक बड़े गहन विषय पर, प्रेरणादायी विषय पर चिंतन करने के लिए हम सभी इकट्ठा हैं। जीवन मृत्यु तो सृष्टि का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसे एक न एक दिन मरना। समर्थ रामदास ने कहा है कितने का आले आणि गेले, लोग आते हैं जाते हैं, वो तो सृष्टि का नियम है, क्रम है। पर आने जाने वाले लोगों की कोई गिनती रखता नहीं है। सावरकर जी कहते हैं अनेक फुले फुलती फुलोनिया सुकून जाती कोटी त्यांची गणती। कोई गिनता नहीं है कितने लोग आए कितने लोग, पर वो लोग जो अपना जीवन स्वयं के लिए नहीं बिताते, समाज के लिए बिताते हैं, देश के लिए बिताते हैं, उनका जीवन न केवल दिनों के लिए, न केवल महीनों के लिए, वर्षों के लिए, सदियों के लिए रहता है, मनवंतरों के लिए रहता है। और महाराणा प्रताप का चरित्र ऐसा चरित्र है क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपना सारा जीवन समाज के लिए, देश के लिए अर्पित कर दिया। इसलिए आज भी हम महाराणा प्रताप का स्मरण करते हैं, उनकी शौर्य गाथा का चिंतन करते हैं। एक कवि ने बहुत अच्छे शब्दों में राणा प्रताप के चरित्र का वर्णन किया है। वो कहता है, लड़ते लड़ते मर गए पर छोड़ा ना अपनी प्राण को, आकर देखो तुम भी जरा राजपूतों की शान को। सूर्य झुका झुक गए कलाधर झुके गगन के तारे, अखिल विश्व के शीश झुके पर झुके न तुम प्रताप प्यारे। अब तक पद से मिट न सकी चेतक चरण निशानी, तरु के पत्ते पत्ते पर अंकित है महाराणा तेरी अमर कहानी। महाराणा तेरी अमर, महाराणा की अमर गाथा है, अमर कहानी। और इस महाराणा की अमर गाथा को, अमर कहानी को सुनने के लिए हम सब इकट्ठा। राणा प्रताप का जन्म सिसोदिया वंश में हुआ। सिसोदिया वंश का क्या कहना? महाराणा प्रताप का चरित्र जैसे सूरज के जैसे चमकता हुआ चरित्र, और यह चरित्र उनके वंश को शोभने वाला था, क्योंकि राणा प्रताप का जन्म सूर्य वंश में हुआ और सूर्य वंश के बीच का यह सिसोदिया वंश। वंश बड़ा कैसे होता है? वंश केवल जन्म लेने वाले लोगों से बड़ा नहीं होता, वंश अपने कर्तृत्व से बड़ा होता है। आपने सुना होगा पुणे में जनता बैंक का अच्छा नाम। किस लिए अच्छा नाम? उसमें नाम जनता है इसलिए नहीं। जनता बैंक का समाज में आज नाम अच्छा है क्योंकि वहां के कर्मचारी अच्छे हैं। उसी प्रकार से सिसोदिया वंश का स्मरण रहता है। सिसोदिया वंश के विषय में अधिक अभिमान की भावना होती है। सिसोदिया वंश का नाम महान वंश में गना जाता है क्योंकि उस वंश में जिन लोगों ने जन्म लिया उन्होंने अपने कर्तृत्व से सिसोदिया वंश को एक श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचाया। सिसोदिया वंश का प्रारंभ हुआ बाप्पा रावल से। बाप्पा रावल को लोग साक्षात शंकर जी का अवतार मानते थे। इस साक्षात शंकर जी के तथाकथित अवतार का बचपन वंचित था। एक ब्राह्मण के घर में वंचित के रूप में बेटा बच्चा रहता था। जंगल में गाय चराता था और जंगल में गायें चराने वाले इस बप्पा रावल को एक दिन जंगल में गाय
एक पत्थर के ऊपर अपना दूध अपने आप से अभिषिक्त करते हुए थी। और वो जो नीचे पत्थर लग रहा था वो पत्थर नहीं था बल्कि शिवलिंग था। बप्पा रावण ने उस शिवलिंग को उठाकर उसका मंदिर बनाया और उस लिंग को एकलिंग महाराज के नाम से जाना जाता है। राजपूतों की युद्ध घोषणा एकलिंग महाराज की जय। वो जो एकलिंग है वो ये भगवान है जिसने स्वयंभू रूप से बप्पा रावण को दर्शन दिया। मौर्य साम्राज्य के आखिरी राजा को हराकर बप्पा रावण ने चित्तौड़गढ़ जीता और चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बप्पा रावण के बाद एक जैसे कड़ी बन गई, एक श्रृंखला बन गई, एक से बढ़कर एक महान लोगों का जन्म उसमें हुआ। राणा हमीर, राणा खम्मान। खम्मान के विषय में लोग कहते हैं कि एक हाथ से तलवार चलाते थे, दूसरे हाथ से उत्तम नाटक भी, नाटक रचाने की भी कला उनकी थी। और इसी परंपरा में थे राणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से याद किया जाता है। राणा सांगा का सारा जीवन संग्राम से भरा हुआ था, युद्ध से भरा हुआ था। शौर्य तो इतना था कि इस व्यक्ति ने युद्ध में अपना एक हाथ, एक पैर और अपनी एक आंख गंवाई। अंत में बाबर के साथ लड़ते हुए उनका पर मृत्यु भी रणभूमि में हुई। इस व्यक्ति ने न तो पूरा जीवन, अपना अंतिम क्षण भी रणभूमि में बिताया। और ऐसे महान वंश में राणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 9 मई 1540 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सूर्योदय के पश्चात 47 घटिका और 13 पली के बाद महाराणा प्रताप की राशि सिंह राशि थी। कुंभलगढ़ पर महाराणा प्रताप का जन्म। मैंने वंश कितना महान है बता दिया, वंश के लोग कितने महान है ये बता दिया, पर इस वंश का एक छोटा सा अंश, एक पन्ना धाई कितनी महान है ये बताए बिना इस वंश का महत्व कभी पूरा नहीं। राजा तो महान होते ही हैं, बड़े होते ही हैं, राष्ट्र प्रेमी होते ही हैं, पर विशेष बात यह है कि एक सामान्य घर से आई, एक सामान्य क्षूद्र महिला, उसके मन में कितना राष्ट्र प्रेम है ये सिसोदिया वंश के इतिहास से व्यक्त होता है। उस महिला का नाम था पन्ना धाई। राणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह की ये धाई मां और हुआ ऐसे, बंदीर नाम का एक दासी पुत्र राणा बनने की चाह से सारे सिसोदिया वंश का निर्वंश करने के लिए निकल पड़ा। और जो जो राजपूत वंशीय सिसोदिया वंश उसके रास्ते में आता था उसका सर कलम करने लगा। विक्रमादित्य था, उसको मार दिया, रतन सिंह पहले ही मर चुका था। सबको मारते मारते अब वो छोटे उदय सिंह को, 10 साल के उदय सिंह को मारने के लिए पहुंचे। पन्ना धाई ने देखा कि अपने सिसोदिया वंश का जो वंश है, अंकुर है, भविष्य है, वो धोखे में है, संकट में है, बचाना चाहिए। सोचिए मां ने कितना बड़ा बलिदान किया। उसका खुद का बेटा चंदर तकरीबन उसी उम्र का था। वो अपने बेटे को लेकर उदय सिंह के कमरे में गई। उदय सिंह के राजा के जो वस्त्र थे वो उतारे, अपने बेटे को बोला, अरे बेटा तुम बहुत दिनों से कहते थे ना राजा के कपड़े पहने, राजा के कपड़े पहने, ये लो राजा के कपड़े पहने। उसके सामान्य व्यक्ति के कपड़े उसने उदय सिंह को पहना और जिस गद्दे पर उदय सिंह सोता था उस गद्दे पर उसने अपने बेटे को लिटा दिया और कहा, बेटे तुम्हें अब राजा के कपड़े दिए हैं, राजा का पलंग भी दिया है, उठना मत, यहीं लेटे रहो। और दूसरी तरफ बंदीर हाथों में तलवार लेकर, खून से रंगी हुई तलवार लेकर एक एक राजपूत वंश के, सिसोदिया वंश के वंशज को मारता हुआ निकल रहा। उदय सिंह के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। पन्ना धाई से पूछा, उदय सिंह कहां है? माता क्या बोली? माता ने केवल इशारा किया कि उसके मुख से कोई शब्द नहीं। माता ने इशारा किया, बंदीर अंदर गया, वो तलवार उस बच्चे के सर से निकल गई। बच्चे के 2 टुकड़े हो गए। इस माता के हृदय के टुकड़े हो गए, लेकिन राष्ट्र निष्ठा के टुकड़े इस माता के हाथ से गए। जिस सिसोदिया वंश में काम करने वाली न्यूनतम स्तर की महिला का इतना राष्ट्र प्रेम है, उस वंश में जन्म लेने वाले महान शूरवीर राजपूतों का क्या शौर्य होगा, क्या राष्ट्र प्रेम होगा, इसकी केवल कल्पना ही हो सकती। कल्पना हर बार सत्य नहीं होती। उदय सिंह शूर नहीं था,
पहले के काल में अच्छी तरह लड़ाई वड़ाई कर लिया, बंदीर से लड़ाई करके चित्तौड़गढ़ जीत लिया। पर जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला करने का निर्णय किया, तब उदय सिंह चित्तौड़गढ़ की रक्षा नहीं कर पाए। जिस राजा की जिम्मेदारी थी कि वो आगे रहकर लड़े, वो खुद चित्तौड़गढ़ छोड़कर भागे और चित्तौड़गढ़ छोड़कर अपने राजपूत सैनिकों को छोड़कर वहां से निकल गया और उदयपुर नाम की नगरी उसने बसाई। आज भी उदयपुर शहर अच्छा शहर है, झीलों का शहर कहते हैं उसे, सुंदर शहर बसाया, पर चित्तौड़गढ़ तो हार